प्रिय छात्रों, सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसका यूनिट फर्स्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चल रहा है। इसमें हमारा है ये लेक्चर 8। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था टेम्परेचर स्ट्रेसेस। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस। सेक्शन आपका है 1.7 अपरूपण प्रतिबल। शियर स्ट्रेस को हिंदी में कहते हैं अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण बल से उत्पन्न होने वाले प्रतिबल अपरूपण प्रतिबल कहलाते हैं। देखिए, शियर स्ट्रेस को समझने से पहले आपको शियर फोर्स को समझना आवश्यक होता है। और शियर फोर्स की परिभाषा हमने बहुत पहले फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में ही हम जो है इसको समझ चुके हैं और आप लोगों को याद भी होगी। देखिए, जहाँ शियर स्ट्रेस लगेंगे, शियर फोर्स लगेगा, वहाँ पे शियर स्ट्रेस उत्पन्न होंगे। शियर फोर्स कैसे लगता है, इसको हम इस फिगर से समझ सकते हैं। नीचे इस फिगर देखिए, चित्र संख्या 1.17, ये 1.17 में F अपरूपण बल यानी शियर फोर्स है, अतः शियर स्ट्रेस हो जाएगा F/A। ये शियर फोर्स है, तो ये शियर फोर्स जिस क्षेत्रफल पर लग रहा है, जिस एरिया पे लग रहा है, उसका हम भाग दे देते हैं तो शियर स्ट्रेस आ जाता है। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया सिंपल। जो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो का वही फॉर्मूला है, लेकिन फोर्स अलग तरह का होगा। नॉर्मल स्ट्रेस वहां उत्पन्न होंगे जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस लगते हैं, यानी नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। और शियर फोर्स किस तरह से लगता है, देखिए शियर फोर्स यहाँ पे पुनः समझ लीजिएगा। शियर फोर्स इस तरह से लगता है, जैसे ये कोई एक ब्लॉक है। शुरू में ये एक ही ब्लॉक था, यहाँ पे इनिशियली जब इस पे फोर्स नहीं लग रहा था उस समय ये एक ही ब्लॉक था, ये इस तरह से। इस ब्लॉक पे हमने यहाँ पे फोर्स लगाया और ठीक इसके नीचे विपरीत दिशा में हमने यहाँ फोर्स लगाया। दोनों एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए। अगर दोनों एक ही लाइन में इस तरह से लगाएंगे, एक ही लाइन में फोर्स होगा तो वो फिर कॉम्प्रेसिव फोर्स हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा ऊपर है और ये थोड़ा नीचे है, तो इस तरह से अगर अपन फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है कि ये पोर्शन जिस पे इधर फोर्स लग रहा है, या यूँ मान लीजिए कि आधे पोर्शन पे यहाँ से यहाँ तक हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और इस आधे पोर्शन पे, बचे हुए पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक पे हम इधर से यूँ फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। तो ये फोर्स क्या करता है, इस ब्लॉक को, जो आपका ये पहले ब्लॉक था इस तरह का, उस ब्लॉक को शिफ्ट करके ऐसे कर देता है। इस सेक्शन से, इस तल से इस ब्लॉक को स्लिप करवा देता है। यहाँ से ये फिसल जाता है, आधा पोर्शन स्लिप होके इधर निकल जाता है और आधा पोर्शन इधर निकल जाता है, और निकल जाता है या फिर निकलने का, ऐसे स्लिप होने का प्रयास करता है। तो ये होती है शियरिंग की सिचुएशन, ये होती है। अब ये शियर फोर्स हो गया और ये हो गया आपका एरिया। यहाँ से लगा के ये एरिया है, क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कैसे है, ये लंबाई हो गई और इस क्षेत्र की चौड़ाई होगी, वो जो आपके इस पेपर के परपेंडिकुलर है, जो दिखाई नहीं दे रही है। तो वो वाला क्षेत्र जो होगा, ये सरफेस जो फिसल रही है उस सरफेस का एरिया ए है, ये वाला। तो शियर स्ट्रेस यहाँ पे हो गया Q/F/A। ये शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है और इतना ही हमें ध्यान रखना है कि भाई शियर स्ट्रेस क्या होता है। तो तुरंत शियर फोर्स कितना है और वो शियर फोर्स कौन से एरिया को स्लिप कर रहा है, उस एरिया का उसमें भाग दे दो तो शियर स्ट्रेस आ जाएगा अपरूपण, यानी कि अपरूपण प्रतिबल। तो ये अपरूपण प्रतिबल होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, देखिए दूसरी टर्म आपके आ रही है सिलेबस के हिसाब से आपके 1.7.1 में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता मापांक, जिसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ता मापांक। ये दृढ़ता मापांक की परिभाषा क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, यानी कि प्रतिबल अपॉन विकृति, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं दृढ़ता मापांक या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वो था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, वैसे का वैसा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी होता है, लेकिन ये शियर में होता है। वो नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल फोर्स में होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
का फॉर्मूला हो जाएगा अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति, यानी कि Q अपॉन फाई। अपरूपण प्रतिबल को Q से दर्शाते हैं और अपरूपण विकृति को फाई से दर्शाते हैं। इंग्लिश में कहेंगे तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर हो जाएगा शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ये भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, लेकिन दोनों शियर हैं। शियर वाले में ये कांस्टेंट काम आता है और ये कांस्टेंट निकल रहा है। इसका फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, वो हो गया N बराबर Q अपॉन फाई। N मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दृढ़ता मापांक, Q शियर स्ट्रेस अपरूपण प्रतिबल, फाई शियर स्ट्रेन अपरूपण विकृति। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में इतना ही है, खाली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखने से इसकी परिभाषा भी याद रह जाती है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी दृढ़ता मापांक क्या होता है। ये प्रतिबल और विकृति के अनुपात को दृढ़ता मापांक कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा, अपरूपण प्रतिबल एवं अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता मापांक कहते हैं। और इसी से फॉर्मूला बन जाता है, ये अनुपात लिख दीजिए दोनों का, ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ये होता है पूरक शियर स्ट्रेस जिसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। हिंदी में कहते हैं पूरक अपरूपण प्रतिबल। ये क्या होते हैं इसको हम देखिए फिगर से भी समझेंगे, और पहले इसको पढ़ते हैं। जब किसी पदार्थ में अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न होता है तो उसके विपरीत दिशा में 90 डिग्री पर इसके बराबर अपरूपण प्रतिबल लगता है, उसे पूरक अपरूपण प्रतिबल कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कहते हैं। क्या है, जब भी शियर स्ट्रेस जिस पदार्थ में लगेंगे उस पदार्थ में शियर स्ट्रेस के 90 डिग्री पर, इसको हम फिगर में और अच्छी तरह से समझ लेंगे, शियर स्ट्रेस के 90 डिग्री पर विपरीत दिशा में इक्वल अपरूपण प्रतिबल उसके अंदर उत्पन्न होता है। उसको हम ये इसको क्रिया प्रतिक्रिया के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है वहाँ पे, और वो दोनों बैलेंस होकर के वो स्थिर अवस्था में रहते हैं। चित्र संख्या 1.17a में अपरूपण प्रतिबल दर्शाया गया है। चित्र संख्या देखिएगा, ये वाला ए में, यह देखिए एक ब्लॉक लिया हमने ABCD। ये बहुत ही छोटा ब्लॉक लेते हैं, अति सूक्ष्म। किसी भी मटेरियल में जब शियर फोर्स लगता है तो उसके अंदर शियर स्ट्रेस इस तरह से उत्पन्न होते हैं। देखिए AB पर इधर की तरफ स्ट्रेस लग रहा है और CD पर इधर की तरफ। C, ये AB और CD दोनों बहुत ही पास में है, तो ये तल इधर फिसलता है और ये तल इधर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है। तो ये शियर स्ट्रेस की स्थिति है, लेकिन ऐसी स्थिति कभी बनी नहीं रह सकती। अगर यहाँ फोर्स लग रहा है यूं और यहाँ पे फोर्स लग रहा है इधर, तो ये ब्लॉक जो है इधर यूं क्लॉकवाइज रोटेट होने लग जाएगा, यहाँ एक कपल प्रोड्यूस हो जाएगा और ये ब्लॉक यूं रोटेट होने लग जाएगा। तो इसको रोकने के लिए देखिए इसके 90 डिग्री पर इधर इक्वल शियर फोर्स प्रोड्यूस होता है। ये देखिए Q डैश जो इसमें समझाया गया। इस Q को रोकने के लिए ये इस तल पर ये स्ट्रेस उत्पन्न होता है, प्रतिक्रिया प्रतिबल है ये, और इसको रोकने के लिए इसके विपरीत दिशा में ये उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जैसे ये कपल बन रहा था वैसे ये कपल हो गया। ये कपल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि वामावर्त दिशा, और ये कपल जो है इसके विपरीत है, दक्षिणावर्त दिशा। तो ये कपल इस कपल के बराबर हो जाता है, तो ये स्थिर अवस्था में आ जाता है। और इस पदार्थ को के ऊपर इसमें स्ट्रेन उत्पन्न करता है। स्ट्रेन कैसा उत्पन्न होगा कि इसका ये डायगोनल कौन सा BD, ये इस डायगोनल की लंबाई बढ़ेगी और इस डायगोनल की लंबाई घटेगी। ये इसमें इस तरह से स्ट्रेन उत्पन्न होता है। तो शियर फोर्स का ये प्रभाव होता है कि शियर स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। अब शियर स्ट्रेस ये उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसके विपरीत ये जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है इसको हम कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ये कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जो था वो कुछ भी नहीं है,
ये आपका जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसके विपरीत ये इक्वल एंड अपोजिट 90 डिग्री पर, इनके 90 डिग्री पे इक्वल एंड अपोजिट शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होते हैं, उसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ पे हमने क्यू डैश लिखा हुआ है, लेकिन ये इक्वल होते हैं, और इक्वल कैसे होते हैं उसका हमने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि ये इक्वल कैसे होंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस को हमने चित्र में भी देख लिया किस तरह से होते हैं। इसमें देखिए अभी जो मटेरियल लिखा हुआ है कि इस फिगर में अपरूपण प्रतिबल दर्शाया गया है। इसमें हम देखते हैं कि पदार्थ का सूक्ष्म भाग ए बी सी डी पर अपरूपण प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस लग रहा है। ये बहुत ही सूक्ष्म भाग है ए बी सी डी, इस पे ये अपरूपण प्रतिबल लग रहा है। ये अपरूपण प्रतिबल क्यू डैश इसकी भुजा ए बी तथा सी डी पर घड़ी की दिशा में लग रहे हैं। ये घड़ी की दिशा हो गई, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो ये घड़ी की दिशा में लग रहे हैं यानी दक्षिणावर्त दिशा। इस प्रतिबल से लगने वाला बल सूक्ष्म भाग को घड़ी की दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा, ये इसको यूं घुमाने का प्रयास करेगा, लेकिन पदार्थ में उत्पन्न प्रतिरोध से पदार्थ के इस सूक्ष्म भाग ए बी सी डी को घूमने से रोकता है। लेकिन क्या होता है, ये वास्तव में घूमता नहीं है, फोर्स लग रहा है लेकिन ये पदार्थ का ये भाग घूमता नहीं है। क्यों नहीं घूमता है? क्योंकि इसके विपरीत ये प्रतिबल उत्पन्न होता है, इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ये क्यू डैश ये उत्पन्न होते हैं जो इसको घूमने नहीं देते हैं। लेकिन अगर घूमने नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या प्रभाव होगा, इस डायगोनल की लंबाई बढ़ जाएगी और इसकी घट जाएगी। ये और इसको कहते हैं, ये लंबाई बढ़ना और इस डायगोनल की लंबाई घटना, इसको कहते हैं शियर स्ट्रेन। ये शियर स्ट्रेन कहलाता है। और शियर स्ट्रेन को हम एंगल में नापते हैं, कोण में नापते हैं, जिसको हम और आगे पढ़ेंगे। अतः इसमें उत्पन्न विपरीत दिशा वाले अपरूपण प्रतिबल क्यू डैश जो कि क्यू के प्रभाव को संतुलित करता है, यह अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। पूरक अपरूपण प्रतिबल पदार्थ में उत्पन्न होने वाले अपरूपण प्रतिबल के बराबर होते हैं एवं 90 डिग्री पर कार्यरत होते हैं, जैसा कि चित्र 1.18 बी में दर्शाया गया है। आप इसको इसमें देख सकते हैं, इस चित्र में, कि ये 90 डिग्री पे कैसे होते हैं। देखिए ये अपरूपण प्रतिबल है, जो ये भी पैर में ही होंगे, एक इधर और एक इधर लगेगा, और ये यूं लग रहा है और ये ऐसे लग रहा है। ये पूरक अपरूपण प्रतिबल कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस हैं, जो इसके 90 डिग्री पे ये हैं और इसके 90 डिग्री पे ये हैं, और ये इधर देखें तो ये इसके भी 90 डिग्री पे है, इसके भी 90 डिग्री, यानी कि सब जगह ये 90 डिग्री पर होते हैं और क्यू डैश के बराबर होते हैं, और ये बराबर भी होते हैं। यहाँ पे बराबर नहीं दर्शाए गए हैं, लेकिन इसको हम आगे इसको प्रूव करने के लिए कि भाई ये बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, कुछ लाइनों में इसको आगे प्रूव किया हुआ है। तो ये Q इजिकल टू क्यू डैश होता है, तो हम यहाँ चारों जगह ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी ऐसे Q लिख सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए Q बराबर क्यू डैश होता है, इसे निम्नानुसार सिद्ध किया जा सकता है। कैसे? देखिए, ए बी सी डी पर बल युग्म द्वारा उत्पन्न बल अपरूपण उत्पन्न बल आघूर्ण, इसमें देखिएगा ये क्यू प्रतिबल है। अगर इसको हम फोर्स में लिखना चाहें, बल में लिखना पड़ेगा इसको, कि इसके द्वारा बल कितना लगेगा, तो ये स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई ये क्षेत्रफल, ये वाला ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए बी इंटू इसकी जो मोटाई है यूं ऐसे ऊपर इसके परपेंडिकुलर जो मोटाई है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो हमें दिखाई नहीं दे रही है कि इसकी मोटाई कितनी है, तो इसको हम इकाई मान के चलते हैं कि एकांक मोटाई है। ये जो ब्लॉक है इसकी ये लंबाई हो गई, तो ये चौड़ाई हो गई, तो इसकी मोटाई हम कितनी मान रहे हैं, यूनिट, और वो इस पेपर के परपेंडिकुलर है जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल Q इंटू क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए बी इंटू 1, वो तो हो गया क्षेत्रफल, उसको Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स हो जाएगा। तो देखिए Q ए बी इंटू 1, ये हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया स्ट्रेस।
तो ये हो गया हमारा शियर फोर्स। अब फोर्स को हमने आघूर्ण में आघूर्ण निकालना है, तो यहाँ पे ये कपल है तो फोर्स का आघूर्ण निकालते हैं तो क्या होता है कि एक फोर्स मल्टीप्लाई इन दोनों बलों के बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी है AD, ये AD बीच की दूरी ले ली, तो ये इसका आघूर्ण हो गया। और ये आघूर्ण है इस दिशा में, घड़ी की दिशा में, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में है, तो इसको दक्षिणावर्त आघूर्ण लिख दिया हमने। तो ये बल आघूर्ण निकाल लिया इसकी वजह से। अब देखिए, यानी कि इसकी वजह से, यही देखिए इसकी वजह से हमने आघूर्ण निकाल लिया। अब हम इसका आघूर्ण निकालेंगे। ये देखिए इसका आघूर्ण है बिल्कुल यूं, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि वामाव्रत दिशा में। ये वामाव्रत दिशा में आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसको भी इसी तरह से करते हैं कि इसी प्रकार पूरक अपरूपण प्रतिबल से लगने वाले बल का आघूर्ण क्या होगा, वो वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज, इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा Q इंटू AD इंटू 1। ये तो Q स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया, इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं AD, ये ले चाहे ये ले, चाहे BC ले चाहे AD ले, एक ही बात है। तो AD मल्टीप्लाई बाई 1 1, तो इसका क्षेत्रफल हो गया, और Q डैश से मल्टीप्लाई कर दिया तो फोर्स आ गया, और इसको AD से गुणा कर देते हैं तो बल आघूर्ण बन जाता है। तो Q डैश इंटू AD इंटू 1 ये बल हो गया, और बल इंटू बल के बीच, बलों के बीच की दूरी, कपल के जो दो बल होते हैं उनके बीच की दूरी AB, तो ये हो गया वामाव्रत बल आघूर्ण। ये दक्षिणावर्त बल आघूर्ण, ये वामाव्रत बल आघूर्ण। देखिए अब नियमानुसार साम्य अवस्था के नियम से क्या होता है, साम्य अवस्था में क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होता है क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी कि वामाव्रत आघूर्ण बराबर हो जाएगा दक्षिणावर्त आघूर्ण। तो इसको और इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो देखिए एक तरफ ये लिख दिया, दूसरी तरफ ये लिख दिया, दोनों बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो इस समीकरण को, ये हमारे पास जो समीकरण आया इसमें हम देखते हैं AB से AB कट गया, यहाँ पे AD से AD भी कट गया, और 1 वैसे ही खत्म हो गया। तो पीछे Q बराबर Q1 Q डैश रह गया, तो Q बराबर Q डैश, यानी कि हमने ये नियमानुसार साम्य अवस्था के नियम से हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि ये अलग नहीं होगा, Q डैश के बराबर होता है। तो किसी भी पदार्थ में जब शियर स्ट्रेस लग रहे हों, तो उसमें शियर स्ट्रेस उत्पन्न हो रहे हों, तो उसको शियर स्ट्रेस को दर्शाने का, एक एलिमेंट पर शियर स्ट्रेस को दर्शाने का ये तरीका है। यानी कि एक स्क्वायर ब्लॉक बनाएंगे हम, और उस पर एक स्ट्रेस इधर लगाएंगे, Q स्ट्रेस इधर लगाएंगे, और फिर इसके विपरीत दिशा में यूं लगाएंगे, और इसके विपरीत दिशा में ये ऐसे लगाएंगे। अगर इसकी दिशा ये होगी तो इसकी ये हो जाएगी, और इसकी इधर हो जाएगी, और इसकी इधर हो जाएगी, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये शियर स्ट्रेस को, सिंपल शियर स्ट्रेस की स्थिति ये बनती है कि शियर स्ट्रेस को हम किस तरह से दर्शाते हैं फिगर के अंदर। तो शियर स्ट्रेस को ये किसी एलिमेंट पे इस तरह से दर्शाया जाता है, और टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस को दर्शाने का तरीका अलग है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है, जिसमें हमने पढ़ा था शियर स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और खास तौर से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस। इसमें हमने दो चीजें पढ़ी हैं नई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस क्या होता है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। धन्यवाद।